जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे ना, आपके जो मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होने वाला है तो उसके पेपर में जो आपका बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 45 में रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जो आपका जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 45 रहेगा इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और कितने क्वेश्चन को अगर हम पढ़ लेंगे तो मेरा जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 45 पे ये मेरा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो आपका 45 रहेगा यह आपके लेसन 10 जो वृत्त है उससे रहेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको पूरे बुक को एक्सरसाइज 10.1 को या तो पूरे 10.2 को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उस 5 क्वेश्चन के बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो टाइम को बिना बर्बाद किए हुए चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन में से जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसको देखिए किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपको बोला है कि एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज एबीसीडी, मतलब एक वृत्त है और वृत्त के चारों ओर परिघत, मतलब उसके चारों ओर और टच करेगा वृत्त को। तो एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज, मतलब आपका जो एक वृत्त रहेगा और वृत्त के बाहर में क्या रहेगा आपका एक चतुर्भुज रहेगा, ठीक है, जिस प्रकार का आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। ये आपका एक वृत्त है और वृत्त के बाहर आपका एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, ठीक है। देखिए इसको हम परिघत नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर में दिया गया है परिघत, मतलब इसको टच भी करना चाहिए वृत्त को, ठीक है। तो एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, ठीक है। तो सिद्ध करने बोला है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। आपको क्या सिद्ध करना है ना, ए से बी प्लस सी से डी, ए से बी प्लस सी से डी इज इक्वल टू ए से डी प्लस बी से सी, ए से डी और प्लस में बी से सी, ठीक है। तो जैसे तैसे सिद्ध करने से आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। जब आपको प्रूव करने बोला है तो प्रूव करने के लिए आपको कुछ स्टेप का पालन करना पड़ेगा कि दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण, रचना वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप उतार लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो बोला कि एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, तो दिया है, सबसे पहले आपको दिया है क्या, ध्यान दीजिए, दिया है न, दिया क्या है न, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, दिया क्या है एबीसीडी एक चतुर्भुज है। तो दिया है आपका ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, दिया है, फिर क्या लिखिएगा, सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपका दिया गया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, फिर आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा कि सर ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो दिया है, उसके बाद मेरा जो सेकेंड स्टेप होगा क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। वी हैव टू शो दैट, हमको सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी प्लस सी डी, सर ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू आपका सर ए डी और प्लस में बी सी। समझ में आ रहा है? आपका दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और सिद्ध करना है आपको सर ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो दिया है लिखेंगे पहले स्टेप में, फिर क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, और फिर क्या लिखेंगे, प्रमाण, ठीक है। दिया है, सिद्ध करना है, फिर प्रमाण, ठीक है। प्रमाण से पहले किसी किसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन के अनुसार करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको करने का कोई दरकार नहीं है। दिया है, सिद्ध करना है, इसके बाद क्या करेंगे, प्रमाण, ठीक है, प्रणाम नहीं कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो प्रमाण में क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे हम किस में करेंगे, प्रमाण में। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है।
किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कि एक वृत्त है और मान लीजिए कि इसका एक स्पर्श रेखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। मान लीजिए ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q, ये मान लीजिए O है, तो O से P और O से Q बराबर होता है। पता है जो स्पर्श रेखा है, तो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई समान होती है, मतलब बराबर होती है। ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं कि किसी बिंदु से या तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, किसी बिंदु से या तो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। अरे समान होती है मतलब बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? किसी बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है तो उसकी लंबाई क्या होती है ना, आपका समान होता है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए ध्यान दीजिए इधर। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? चलिए ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि एक बाह्य बिंदु ए है, तो ए से P तक एक आपका स्पर्श रेखा है और फिर ए से कहाँ तक गया? इधर S तक गया है। हम पहले बिंदु ए से लेंगे, तो ए से P और ए से S बराबर होगी नहीं होगा? काहे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, मतलब ए से P और ए से S क्या होगा? बराबर होगा। क्या करेंगे ना, AP बराबर AS, इसको इक्वेशन 1 कर दें। ठीक है, उसी प्रकार देखिए B से P और B से Q बराबर होगा, B से P और B से Q बराबर होगा। समझ में आ रहा है? BP बराबर BQ इक्वेशन 2। सबको समझ में आ रहा है? उसी प्रकार ध्यान दीजिए, C से R और C से Q बराबर होगा, C से R और C से Q बराबर होगा ना। तो C से R बराबर C से Q इक्वेशन 3। उसी प्रकार मेरा से D से R और D से S बराबर होगा, D से R बराबर D से S बराबर होगा इक्वेशन 4। समझ में आया सबको? ये अगर समझ में आ गया तो इसके बाद आपको समझने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये जो रेखा समान होती है इसको मिटा दें। ये आप लिख लीजिएगा, किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है या तो स्पर्श रेखाएं समान होती है। ठीक है, हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। आप लिखने के बाद मिटाइएगा नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। हम यहाँ पर यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, या तो आप लिख चुके होंगे। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे न, समीकरण देखिए, आपके पास टोटल 4 समीकरण है, 1 2 3 4। ठीक है, तो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर समझ में आ रहा है कि जो आपका समीकरण 1 होगा, समीकरण 2 होगा, समीकरण 3 होगा, समीकरण 4 होगा, इसके मान को जोड़ देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि बराबर से पहले वाला के साथ ऐड होगा, बराबर के बाद वाला के साथ ऐड होगा। मतलब इधर एक ग्रुप में जुड़ेगा और इधर आपका एक ग्रुप में जुड़ेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर देखिए, समीकरण 1 में AP BP CR DR 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या होगा देखिए, A से P प्लस हो जाएगा, B से P प्लस हो जाएगा, C से R और प्लस हो जाएगा D से R। ठीक है, बराबर। ध्यान दीजिए। उसी प्रकार इसका क्या होगा, A से S बराबर हो जाएगा B से प्लस B से Q प्लस C से Q और प्लस में मेरा हो जाएगा D से S। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है, हम थोड़ा सा कैमरा चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको जब दिखाई दे रहा होगा तो हम क्या करें, जो समीकरण 1 2 3 4 का जो एलएचएस था उसको एक साथ किए और आरएचएस को एक साथ किए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका बराबर है, इधर आपका एलएचएस के मान को जोड़े, इधर हम आरएचएस के मान को जोड़े। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा और ध्यान फरमाइएगा। एपी प्लस बीपी, देखिए ए से पी, बी से पी, मतलब ए से पी को और बी से पी को जोड़ेंगे तो मेरा ए से बी आ जा रहा है, आ रहा है ना। तो हम ए से पी और बी से पी को हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर ना करके अगर हम सीधे लिख दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वन मिस्टेक गेम ओवर। तो उसी प्रकार सी से आर प्लस डी से आर, देखिए जो सी से जो आर है और जो डी से आर है जोड़ेंगे तो मेरा डी से सी हो जाएगा या तो सी से डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको भी हम क्या करेंगे ना, ब्रैकेट के अंदर जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार ए से एस और बी से क्यू, ए से एस और बी से क्यू, क्या ए से एस और बी से क्यू इधर होगा क्या? कहाँ से जुड़ेगा? ध्यान दीजिए, ए से एस और डी से एस होगा तभी कुछ काम बनेगा, बनेगा ना। क्या ए से एस और बी से क्यू में कोई काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो ए से एस और डी से एस चाहिए, क्या मेरे पास इधर डी से एस है ना? तो उसको हम लिखते, देखिए तो AP प्लस BP, AP प्लस BP को हम क्या लिखेंगे? AP प्लस BP को हम A से B लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे सर? A से B प्लस C से R प्लस D से R, तो C से R और D से R को हम या तो DC लिखेंगे या तो CD लिखेंगे। आपको प्रूफ करने में CD लिखा है कि DC लिखा है? CD, तो हम क्या लिखेंगे? CD। क्या मेरा A से S के साथ और B से Q में काम बनेगा? नहीं बनेगा। मेरा A से S और S से D चाहिए या तो D से S चाहिए, तो AS और DS को हम एक साथ लिखेंगे। A से S प्लस D से S और इसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में प्लस क्या करेंगे ना, B से Q और C से Q है, B से Q और C से Q है। देखिए तो B से Q और C से Q, तो मेरा B से Q और C से Q मतलब मेरा C से B या तो B से C हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो मेरा B से Q और C से Q के बदले हम क्या लिखेंगे? B से C। क्या लिखेंगे इसके बदले? सीधे हम B से C। समझ में आया सबको? ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा सर A से B प्लस C D बराबर AS प्लस DS। तो A से S और D से S को जोड़ेंगे तो मेरा A से D आ जाएगा या तो D से A आएगा। क्या करेंगे सर? A से D और प्लस में मेरा हो जाएगा सर B से C। ठीक है, क्या यही प्रूफ करने वाला था? देखिए तो देखिए AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, तो AD प्लस BC मतलब ये मेरा क्या जाएगा? प्रूफ हो गया। क्या लिखेगा? समझ में आया? इसका आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। बोला कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। मतलब आपका एक वृत्त है और वृत्त के जो परिगत में जो चतुर्भुज दिया गया है वो समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, और उस समांतर चतुर्भुज को आपको समचतुर्भुज प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपका दिया गया है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, मतलब आपका जो वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज बना हुआ है वो चतुर्भुज मेरा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और उस चतुर्भुज को हमको समचतुर्भुज प्रूव करना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज मतलब पता होगा आपको कि आमने सामने की भुजा कटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। और समचतुर्भुज मतलब क्या होता है ना, जिसकी सभी भुजा समान होती है, जिसकी सभी भुजा समान होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, इस क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना पड़ेगा और इस तरह का क्वेश्चन में आपको फिगर बना हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर हम 1 में बताए, हो सकता है कि अगर एग्जाम में आए तो ये भी हो सकता है कि सर उसका फिगर दिया रहे, ये भी हो सकता है कि उसका फिगर न दिया रहे।
ठीक है, इसलिए आपको फिगर बनाना सीखना पड़ेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। सबको समझ में आ रहा है? आपका एक क्या है ना, वृत्त है, और इस वृत्त के चारों ओर जो चतुर्भुज बना हुआ है वो क्या है ना, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मान लीजिएगा हम खींच लेते हैं। चलिए फिगर आप क्या कीजिएगा, पहले पेंसिल से बना लीजिएगा और फिर इसके ऊपर पेन डालिएगा। नहीं तो अगर मान लीजिएगा एक बार पेन से बना लीजिएगा, फिर अगर रॉन्ग हो गया तो फिर थूक के मिटाते रहिएगा उसको। ठीक है, और व्हाइट कलर का यूज कीजिएगा तो फिर आपका कॉपी चेक नहीं होगा, ध्यान दीजिए। तो बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। मान लीजिए कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका P है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका P है, ये Q है, ये आपका R और ये आपका S है। सेम जिस प्रकार अभी एक क्वेश्चन बनाए थे, सेम वही वैल्यू ले लिए, सेम वही मान ले, ठीक है, और सेम उसी प्रकार बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए सबको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मेरा प्रोसेस क्या रहेगा, सिद्ध करना है एक वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये जो वृत्त के चारों ओर आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, वो आपका समांतर चतुर्भुज है, और उसी समांतर चतुर्भुज को आपको समचतुर्भुज प्रूव करने बोला है। मतलब क्या है, अभी हम आपको लिख के समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, दिया है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, दिया है। सबसे पहला प्रोसेस मेरा क्या होगा, दिया है। तो दिया क्या है ना, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, तो वृत्त के परिगत मेरा ABCD ही तो बनाए हैं हम। तो क्या होगा, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो समान होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। मान लीजिए कि ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी लंबाई समान होगा और इसकी लंबाई समान होगा ना। समांतर चतुर्भुज में जो आपकी सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज में मेरा जब बराबर होता है तब मेरा सर A से B और C से D या तो D से C बराबर होगा ना। उसी प्रकार मेरा सर B से C और D से A मेरा बराबर होगा। ठीक है, ये ABCD मेरा एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए क्या होगा आपका ना सर, A से B बराबर C से D या तो D से C। ठीक है ना, A से AB बराबर DC होगा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए मेरा A से B और D से C बराबर होगा। उसी प्रकार मेरा B से C और A से D भी बराबर होगा। उसी प्रकार मेरा सर B से C और मेरा A से D भी क्या होगा, बराबर होगा। और इसका भी ब्रैकेट में आप सेम इसी चीज को कॉपी कर लीजिएगा। इसके भी ब्रैकेट में क्या लिखिएगा ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आप फिर इन द ब्लैंक्स नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपका गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरा यहाँ पर लिखेंगे तो फिर नीचे सोल्यूशन कर लेकर एक जगह नहीं बचेगा। आप लिख लीजिएगा यहाँ का ब्रैकेट में कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सबको समझ में आ रहा है? तो दिया है, हम लिख लिए। हमको सिद्ध क्या करना है, चलिए ध्यान दीजिए। हमको सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करने के लिए बोला है वो क्वेश्चन में मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है।
सिद्ध करना है कि आपको जो ए बी सी डी दिया गया है वो आपका समचतुर्भुज है। ठीक है, समांतर दिया था उसको समचतुर्भुज प्रूव करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ना, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज समझ में आया? आपको दिया गया है समांतर चतुर्भुज, प्रूव करना है क्या है, समचतुर्भुज। अच्छा, समचतुर्भुज आखिर बोलते किसको है? जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है उसको समचतुर्भुज बोलेंगे। तो समचतुर्भुज प्रूव करने बोला है, मतलब मेरा है सर क्या ना सर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए प्रूव करने बोला है, फिर प्राप्त करने वाला है। मतलब क्या ना सर, ए से बी बराबर बी से सी बराबर मेरा सर सी से डी और बराबर मेरा ए से डी प्रूव करने बोला है। ये प्रूव करने बोला है ना, हाँ ये प्रूव करने बोला है। ये आपको हम समझाने के लिए बोले, लिखने के लिए नहीं बोले। ठीक है, आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। चलिए हम इसको रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइन लेके हम सर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, आप इसको लिख भी सकते हैं, आप इसको लिख नहीं भी सकते, इसलिए इसको हम लाइन दे दिए। ठीक है, चलिए सेम प्रोसेस दिया है, सिद्ध करना है, इसके बाद क्या करेंगे, प्रमाण। इसके बाद क्या करेंगे, प्रमाण। हो सकता है कि आपको प्रमाण यहाँ पर अटे नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। तो क्या करेंगे, प्रमाण। अब प्रमाण में क्या करेंगे ना, जितना सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का वो प्रमाण में ही होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो आपको अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है उसकी लंबाई समान होती है। किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई, उसे सॉल्यूशन करेंगे, खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, समान होती है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है या बराबर होती है। ठीक है, जो लैंग्वेज लिखना है, मैथमेटिक्स से ये आपको हिंदी का निबंध लिखने नहीं बोला है कि लैंग्वेज में मार्क्स कटेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। जब किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है तो जिस प्रकार इसका फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, सेम प्रोसेस हुबहू कॉपी करना है। ध्यान दीजिए, ए से पी और ए से एस बराबर होगा, होगा ना। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे सर ना सर, ए से पी बराबर मेरा ए से एस होगा, ए से पी और ए से एस समान होगा, स्पर्श रेखा है। उसी प्रकार मेरा सर बी से पी और बी से क्यू भी क्या होगा, समान होगा। क्या करेंगे सर, बी से पी बराबर क्या है मेरा, बी से क्यू। सेम टाइप से हम क्या करेंगे सर, सी से आर और सी से क्यू। सी आर बराबर कुकुर, नहीं, सी से आर बराबर सी से क्यू होगा, सी आर बराबर सी क्यू। उसी प्रकार मेरा डी आर डॉक्टर साहब और बराबर डी एस। ठीक है, क्या होगा, डी आर बराबर हो जाएगा सर डी एस। सबको समझ में आया? सेम जिस प्रकार हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्यूशन किए थे, सेम टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन कर दिए। हम चाहते तो उसको अलग तरीके से कर सकते थे, लेकिन आपको परेशानी हो जाएगा कि अलग अलग टाइप कितना याद रखेंगे सर। ठीक है, एक टाइप याद रखिए, पूरा खत्म। क्या कीजिएगा ना, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। सेम जिस तरह अभी किए थे उसी प्रकार करेंगे, प्लस समीकरण 1, 2, 3 और 4 के मान को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर
तो समीकरण 1 को, 2 को, 3 को, 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वो जोड़ आपको पता होगा कि सर बराबर से पहले वाला जो है बराबर के पहले वाला साइड होगा, और बराबर के बाद वाला आपके बराबर के बाद वाला साइड होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो बराबर से पहले आपका क्या दिया है, यहाँ पर AP दिया है, AP प्लस हो जाएगा BP प्लस मेरा हो जाएगा CR और प्लस मेरा हो जाएगा DR। बराबर क्या हो जाएगा सर AS बराबर हो जाएगा सर BQ सॉरी प्लस BQ प्लस हो जाएगा मेरा CQ और प्लस हो जाएगा मेरा DS। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सेम के जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 में किए, आप देख सकते हैं सर A से P और B से P, A से P और B से P मिला के मेरा A से B होगा। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 1 में सोल्यूशन किए, तो उसी प्रकार क्या करेंगे सर A से P और B से P को हम कर देंगे ब्रैकेट में, और C से R D से R, तो C से R और D से R भी मेरा काम करेगा, तो C से R और D से R को भी क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। क्या मेरा AS और BQ को जोड़ने से कोई परिणाम आता है, A से S और B से Q में कोई आएगा, संबंध ही नहीं बनेगा। ठीक है, और आपको संबंध बनाना भी नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरा A से P प्लस B से P, A से P और B से P, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा A से B प्लस C से R प्लस D से R, तो C से R और D से R मेरा हो जाएगा CD या तो DC। ठीक है, CD या तो DC हम क्या लिखेंगे, पहले DC लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे DC बराबर। क्या AS और BQ का कोई संबंध बनेगा, नहीं बनेगा। तो A से S का संबंध किससे बनेगा, D से S से, A S और DS। तो हम क्या करेंगे ना, AS को और DS को एक साथ लिखेंगे, AS प्लस DS प्लस क्या होगा ना, BQ प्लस CQ, BQ और प्लस में CQ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए तो क्या A से S को और D से S को जोड़ने से मेरा कोई परिणाम आएगा, आएगा। इसलिए क्या करेंगे सर ना, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, इसको भी हम ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्या हो रहा है सर, A से B प्लस D से C बराबर A से S प्लस D से S, तो A से S और D से S को जोड़ेंगे तो मेरा A से D आएगा। इसके लिए लिखेंगे सर A से D। ठीक है, प्लस BQ और CQ, तो B से Q और C से Q को जोड़ेंगे तो मेरा B से C आएगा, तो क्या कर देंगे सर B से C। ठीक है, मेरा क्या है सर AB प्लस DC बराबर मेरा AD प्लस BC। ध्यान दीजिए, इसके बाद थोड़ा सा सिर्फ चेंज करना है, थोड़ा सा सिर्फ चेंज करना है, और सबको ध्यान बोर्ड में देना है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लिखे सर क्या, देखिए तो पहले सर AB बराबर DC लिखे हैं और BC बराबर AD लिखे, मतलब हम A से B के बदले D से C लिख सकते हैं, या तो D से C के बदले हम A से B लिख सकते हैं। उसी प्रकार मेरा सर B से C के बदले A से D लिख सकते हैं, या तो A से D के बदले हम B से C लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हम DC के बदले A से B लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे सर A से B का A से B प्लस, और इसी DC के बदले हम क्या लिखेंगे AB, क्यों, दोनों बराबर है, लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार देखिए D से C और B से C, तो D से C A से D, भारी मिस्टेक हो गया क्या बाबू, देखिए ठीक है, देखिए A से AD और BC बराबर है, AD और BC बराबर है, तो हम क्या करेंगे सर AD के बदले हम क्या लिख देंगे BC, AD के बदले हम क्या लिख देंगे BC, और BC क्या मेरा हो जाएगा BC। सबको समझ में आया, कहीं मिस्टेक नहीं है। तो मेरा सर AD प्लस AD मेरा सर AB प्लस AB मेरा 2AB बराबर मेरा BC प्लस BC हो जाएगा मेरा 2BC। ये वाला 2 मेरा कट जाएगा, मेरा क्या बचेगा सर AB और बराबर मेरा BC। AB बराबर क्या हो गया BC। ध्यान दीजिए, A से B और B से C मेरा बराबर आ गया, आया ना। तो जब ये वाला और ये वाला मेरा बराबर हो गया, उसी प्रकार क्या होगा ना सर B से C और D से AB बराबर होगा, होगा ना,
होगा नहीं होगा? तो ए से बी और बी से सी जब मेरा बराबर है तो डी से सी और डी से ए मेरा इसी प्रकार बराबर हो जाएगा। उसको करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख दीजिएगा इसी प्रकार डी से सी बराबर डी से ए या तो ए से डी। ठीक है, वो दिखाने का जरूरत नहीं है, आपको दो भुजा बराबर आ गया। ठीक है, अब फाइनली क्या कीजिएगा, दैट इज इसी प्रकार सिमिलरली लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कीजिएगा ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या तो डी है। क्या कीजिएगा ना सर, ए बी बराबर बी सी बराबर हो जाएगा मेरा सर सी डी। ठीक है, और बराबर मेरा ए डी। देखिए क्या सारा का सारा भुजा मेरा बराबर आ गया है, सारा भुजा मेरा बराबर आ गया है। तो हम नीचे लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज। समझ में आएगा सबको? चलिए उतार लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से, मतलब बाहरी बिंदु का मतलब ही होता है बाह्य बिंदु। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से या तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, समान होती है। जिस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रमाण के स्टार्टिंग में लिखे थे कि सर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, बराबर होती है, तो बराबर किस प्रकार होती है सर, हम क्यों माने कि बराबर होती है, तो उसी को प्रूव करके बताना है कि बराबर किस प्रकार होती है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, एक वृत्त छापिएगा, एक वृत्त खींचिएगा। ठीक है, और उस वृत्त का कुछ ना कुछ केंद्र होगा, क्योंकि बिना केंद्र का वृत्त की कल्पना करना असंभव है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से, मान लीजिए कि एक बाह्य बिंदु यहाँ पर है, तो सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। तो वृत्त पर क्या खींच देंगे हम, स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच देंगे और यहाँ से एक लाइन को हम यहाँ खींच देंगे। ठीक है, चलो बिंदु को नीचे ले आता है, क्या दिक्कत है, आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस केंद्र का नाम क्या देते हैं, ओ। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु मतलब बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, बराबर होती है। तो हम क्या कहने, एक वृत्त छापे जिसका हम केंद्र O दे दिए और उसका हम क्या कहना, बाहर से एक बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा खींच दिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे सर, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है, दिया है, आपका दिया क्या है। देखिए आपको फिगर से पता चल रहा है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और जो स्पर्श रेखा है दो वो P से Q और P से R है, तो उसी को हम लिखेंगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, जहां P से Q और P से R दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, लिखते हैं, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जहां, तो उसी में क्या होगा, जहां जो आपका P से Q है और P से R है दो स्पर्श रेखा है, जहां PQ और PR दो स्पर्श
रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, और तो कुछ दिया नहीं है। तो हमको दिया क्या है, एगो वृत्त है जिसका केंद्र O है और उस फिगर में दो स्पर्श रेखा है P से Q और P से R। तो दिया है, खत्म। दिया है के बाद हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, ध्यान दीजिए, क्या सिद्ध करना है। देखिए, तो सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई को बराबर प्रूव करने बोला है। तो स्पर्श रेखा क्या है, P से Q और P से R। तो जब दोनों की लंबाई को बराबर प्रूव करने बोला है, मतलब मेरा बोला से P से Q बराबर P से R प्रूव करने बोला। समझ में आया सबको, P से Q और P से R को हमको क्या करना है, बराबर प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दिया है सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन में बिना रचना का सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, और इसको आप उतार लीजिए, नहीं तो फिर हो सकता है अगर हम मिटा दें फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, रचना क्या करेंगे, देखिए ना, यहां से हम एक लाइन खींचेंगे P से O। ठीक है, देखिए P से हम P से O खींचे, फिर क्या करेंगे ना, O से Q खींचेंगे और O से R खींचेंगे। ये जो रेड लाइन है ये आपका क्या है, रचना है। ये रेड लाइन आपका क्या है, रचना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हम लिखते हैं रचना क्या की। देखिए रचना PO, P से O, P से O, फिर Q से O, Q और क्या के ना RO, RO को मिलाया तो मिल जाए इस तरह ना, दो लहरें जिस तरह। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो क्या कहने, P से O को, Q से O को और R से O को मिलाए। और आपको एक और थ्योरम पढ़ चुके हैं या तो पढ़ाए होंगे, हो सकता है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो जो तिरछाई होती है, जहाँ पर टच करता है वो लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्श रेखा है, जो तिरछाएं हैं वो आपस में लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। पता है सबको, है तिरछा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो अब दिया है, हो गया मेरा, सिद्ध करना है, हो गया, रचना हो गया। अब फाइनली क्या करना है, प्रमाण। ठीक है, क्या करना है, प्रमाण। प्रणाम गुरुजी ना, तो आपको गुरुजी के पीछे नहीं आना है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो अब क्या करेंगे, प्रमाण। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको फिगर में दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज आपका POQ, एक त्रिभुज आपका POR। ध्यान दीजिए, आपको दो वो दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ढक दें तो ऊपर में मेरा एक त्रिभुज बनेगा POQ। मान लीजिए कि हम इसको ढक देंगे तो मेरा हो जाएगा सर POR। तो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बन गया, तो POQ और POR हम क्या करेंगे ना, एन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR। जो आपका ऊपर वाला त्रिभुज है, जो आपका नीचे वाला त्रिभुज में, दोनों में कुछ ना कुछ काम करेंगे और हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको त्रिभुज में कुछ भी प्रूव करना है, आपको सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि अगर त्रिभुज के अंदर हमको कुछ प्रूव करना है तो उसको हम सबसे पहले सर्वांगसम दिखाएंगे, फिर जो भी प्रूव करने बोलेगा बाय सिंप्लिसिटी कर सकते हैं। पता होगा सबको, पता होना भी चाहिए। ध्यान दीजिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, देखिए तो O से Q और O से R समान होगी। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। ध्यान दीजिए, वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। मान लीजिए कि ये मेरा एक वृत्त है, मान लीजिए कि ये मेरा केंद्र है, तो अगर यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ भी 5 होगा, यहाँ से यहाँ भी मेरा 5 होगा। वृत्त के किसी भी त्रिज्या की लंबाई समान होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो मेरा यहाँ पर दो त्रिज्या है, O से Q, O से R। तो मेरा हो जाएगा सर O से
क्यू, ओ क्यू बराबर मेरा ओ आर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो जो त्रिज्या होती है जहां टच करता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, जैसे कि फिगर में हम आपको यहाँ पर लंब दिखा दिए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इस एंगल का मान कितना होगा सर? ओ क्यू पी, ओ क्यू पी होगा। उसी प्रकार नीचे वाला को ओ आर पी, ध्यान दीजिए क्या होगा ना सर? एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी बराबर होगा सर एंगल ओ आर पी। और दोनों का मान कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा ना सर? जो ओ से पी है वो लंब है पी से क्यू पर, और जो ओ से आर है वो लंब है पी से आर पर, वही होगा। तो हम इसको लिख देंगे सर यहाँ पर ओ से क्यू लंब है, परपेंडिकुलर है किस पर? पी से क्यू पर, तो पी से क्यू पर, कॉमा ये जो आपका ओ से आर है, जो ओ से आर है ये लंब है मेरा किस पर? पी से आर पर। पी समझ में आया? आपका त्रिज्याएं बराबर होती है और स्पर्श रेखा और त्रिज्या यहाँ पर मिलती है, वहाँ पर लंब होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? हमको सर्वांगसम दिखाने के लिए 3 चीज बराबर चाहिए। मेरे पास 2 चीज बराबर आ चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ऐसा कौन सा चीज है जो आपको बराबर दिख रहा है? ध्यान दीजिए, ये जो मेरा ओ से पी है, ये वाला, ये जो मेरा ओ से पी है ये मेरा ऊपर वाला भी त्रिभुज में है, ओ से पी मेरा नीचे वाला त्रिभुज में भी है, दोनों त्रिभुज में। जब दोनों त्रिभुज में होता है वो होता है कॉमन, हिंदी में उभयनिष्ठ, दोनों में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये जो मेरा सर ओ से पी है मेरा ऊपर वाला त्रिभुज में भी है, नीचे वाला त्रिभुज में भी है। पहचानने नहीं सीखेगा तो ये कीजिए, आपका त्रिभुज ऊपर वाला का नाम है ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। नीचे त्रिभुज क्या है ना? ओ आर पी, ओ आर पी, है ना? है ना? कौन सा 2 लेटर आपका ऊपर में भी मिल रहा है, कौन सा 2 लेटर नीचे में भी मिल रहा है? देखिए ओ से पी ऊपर में भी है, ओ से पी नीचे में भी है, और ओ पी दोनों जगह पर है। क्या? तो सर ओ से पी बराबर क्या हो जाएगा? ओ से पी, ओ पी बराबर हो जाएगा ओ पी। दोनों में तो क्या करेंगे? कॉमन। हिंदी में लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, ध्यान दीजिए। जब मेरे ऊपर वाला त्रिभुज का 3 चीज नीचे वाला त्रिभुज का 3 चीज के बराबर है तो हम लिख सकते हैं सर त्रिभुज ओ क्यू पी, वही लिए है ना, पी ओ क्यू लिए तो हम क्या लिखेंगे? पी ओ क्यू, पी ओ क्यू सर्वांगसम मेरा हो जाएगा, क्या लिखे हैं सर? पी ओ आर। तो लिखेंगे सर त्रिभुज पी ओ आर सर्वांगसम हो जाएगा। किस नियम से होगा? आपको पता होगा, अगर त्रिभुज में कहीं पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और उसका इस्तेमाल हम कर चुके हैं, यहाँ त्रिभुज में 90 डिग्री दिख रहा है तो 90 डिग्री जहां दिखता है वो आरएचएस सर्वांगसमता से ही होता है। ठीक है, किस नियम से होगा ना सर? आर एच एस सर्वांगसमता से, सर्वांगसमता से होगा। सर्वांगसमता से जब होगा, जब मेरा ऊपर वाला त्रिभुज हो नीचे वाला त्रिभुज तो मेरा सर्वांगसम हो गया, तो हम क्या करेंगे? प्लस पी से क्यू और पी से आर जो हमको प्रूव करने बोला है, क्या कीजिएगा? यहाँ पर लिखिएगा अतः पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हमारा बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सर क्वेश्चन क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए इधर।
सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, मान लीजिए कि आपका एक वृत्त है, तो किसी वृत्त के व्यास, तो मान लीजिए कि आपका क्या है, व्यास है, तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो व्यास का सिरा ये वाला है, व्यास का निचला सिरा ये वाला है, तो सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहाँ पर आपका एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, एगो किसी वृत्त का किसी व्यास हो गया और उसके सिरे पे जो खींची गई स्पर्श रेखा, ये वाला जो रेखा है और ये वाला जो रेखा है उसको समांतर पूर्व करना बोला है। समझ में आया? सबको समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए, इसको समझाते हैं और एक बार। चलिए ध्यान दीजिए, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, अच्छा से एक फिगर बना लेंगे किसी वृत्त का, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, तो मान लीजिए कि ये मेरा एक क्या है, वृत्त है, और वृत्त का मेरा कुछ ना एक व्यास होगा, उस व्यास के मान को लिखते हैं। ब्लैक मार्कर कहाँ गया? चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका मान लीजिए कि केंद्र O है, केंद्र O है, तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, तो एक व्यास हो गया, और व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो ये जो वृत्त का व्यास है, यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे और नीचे जो सिरा है उसमें भी क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। और दोनों को समांतर प्रूव करने बोला है। मान लीजिए कि आपका A से B है, मान लीजिए आपका C से D है। ये जो जिस बिंदु पर आपको यहाँ पर स्पर्श कर रहा है उसका मान हम P दे देते हैं, यहाँ पर यहाँ स्पर्श कर उसको हम Q कर देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, ना दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर प्रमाण और फिर रचना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, दिया है, दियल बा, देखिए दिया क्या है ना, आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, मैं एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, समझ में आया? एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जहां मेरा क्या है ना सर, A से B और C से D दो स्पर्श रेखाएं हैं, जहां AB और CD, A से B और C से D मेरा दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। जो वृत्त को क्रमशः A से B आपको P पर और C से D आपको Q पर छोटा हुआ दिखाई दे रहा हो, तो जो वृत्त को क्रमशः बिंदु A से B P को और Q में स्पर्श, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जहां AB और CD दो स्पर्श रेखाएं हैं, जो वृत्त को क्रमशः बिंदु P और Q में स्पर्श करती है या तो करता है, जो भी लिखिएगा आपका मैथमेटिक्स में लैंग्वेज नहीं दिखा जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि डार्लिंग है, ठीक है। कोई ध्यान देने की जरूरत मतलब आती नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, दिया है, उसके बाद क्या करेंगे बाबू, सिद्ध करना है। दिया है के बाद हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध क्या करना है ना, दोनों को समांतर प्रूव करने बोला है। रेखाएं समांतर है, मतलब A से B समांतर C से D, हमको यही तो प्रूव करना है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ना, A से B समांतर C से D, ये प्रूव करना है ना। तो आपको पता होगा और आप क्लास 9 में पढ़ भी चुके होंगे कि अगर आपको समांतर प्रूव करना है तो आपको एकांतर दिखाना पड़ेगा,
और अगर आपको एकांतर प्रूव करना है तो आपको समांतर दिखाना पड़ेगा। हमको प्रूव करना समांतर है तो हमको दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं एंगल को एकांतर, हमको किसी न किसी एंगल को एकांतर दिखाना पड़ेगा। चलिए ध्यान देते हैं। एकांतर मतलब होता है उल्टा वाला बराबर होगा। देखिए दिया है, सिद्ध करना है, उस पर क्या करेंगे? प्रमाण। क्या करेंगे? प्रमाण। ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रमाण में क्या करेंगे? चलिए सबको आसानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जहाँ जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्याएं होती है जहाँ टच करता है 90 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान दीजिए, तो जो मेरा ए से पी स्पर्श रेखा है, ओ से पी मेरा त्रिज्या है, तो यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा ना। उसी प्रकार मेरा यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा ना। अब बहुत सारे बच्चे करेंगे सर यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, लेकिन हमको प्रूव क्या करना है? समांतर। वो समांतर प्रूव करने वाला एकांतर, तो एकांतर के लिए हमको उल्टा दिखाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे कि ध्यान दीजिए इस तरह बचपन में कि ये वाला मान ले कि सर 50 डिग्री है और ये वाला सर x है, तो x का मान 50 हो रहा था। क्यों? एकांतर कौन से? क्या? तो ये वाला जो रेखा के ऊपर है और यहाँ रेखा के नीचे होगा, मतलब रेखा के एक साइड और दूसरा रेखा के दूसरे साइड होगा, तभी एकांतर होगा। अब मान लीजिए कि सर इसको हम यहाँ पर दे देंगे और एक ही साइड में होगा, तो फिर एकांतर कहाँ से दिखाएंगे? ठीक है, हमको एकांतर दिखाना है, इसे जो चेक करने वाला है उसको धोखा देंगे और यहाँ पर उल्टा करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझ में आ गया सबको? चलिए ध्यान दीजिए। तो प्रमाण क्या करेंगे ना सर? ओ से पी लंब है ओ से बी पर, ओ से ये आपका ओ है, ठीक है, ये जो टिकली जैसे दिखाई दे रहा है बिंदु, ये आपका क्या है? ओ है ना सर। ओ से पी लंब है मेरा ए से बी पर। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखाएं, स्पर्श बिंदु और त्रिज्याएं लंब होती है। स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ लंब होती है। ठीक है, यहाँ पर आप एक लैंग्वेज लिख लीजिएगा, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है, ध्यान दीजिए, ये आपका स्पर्श रेखा है, ये आपका स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श रेखा का ही स्पर्श बिंदु है ना, तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या है वो लंब होती है। समझ में आया? ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है। अच्छा, लंब होती है मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। मतलब है कि सर ओ पी बी जो एंगल है उसका मान 90 डिग्री होगा। सर एंगल, शांति, आवाज आ रहा है इधर, ओ पी बी, एंगल ओ पी बी बराबर 90 डिग्री होगा, होगा ना। उसी प्रकार मेरा जो सर ओ से क्यू है लंब होगा सी से डी पर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या होगा ना सर? ओ से क्यू, ओ से क्यू लंब होगा मेरा सी से डी पर। ठीक है, हाँ, इसका भी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ना? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं लंब होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है मतलब 90 डिग्री होती है। ठीक है, जब 90 डिग्री होता है सर तो मेरा एंगल ओ क्यू सी का मान 90 डिग्री होगा। मेरा एंगल ओ क्यू सी का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। सबको समझ में आ गया होगा? समझ में आया? ध्यान दीजिए, जो मेरा इक्वेशन 1 है, एंगल ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, और मेरा इक्वेशन 2 दिया है ओ क्यू सी बराबर 90 डिग्री। जब मेरा आरएचएस का मान और आरएचएस का मान बराबर है तो सर मेरा एलएचएस का मान और एलएचएस का मान भी बराबर होगा, होगा ना। देखिए, तो हम क्या कीजिएगा यहाँ पर,
ध्यान दीजिएगा, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि सर x का मान 5 दिया है और y का मान कितना है, 5 दिया है, तो हम बोल सकते हैं सर x का मान और y का मान दोनों बराबर है, बराबर बोल सकते हैं ना। x का भी मान 5 दिया है, y का भी मान 5 दिया है, तो हम बोला सर x और y बराबर है, क्यों, दोनों का मान 5 है। तो जब RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 90 डिग्री, इक्वेशन 2 90 डिग्री RHS में। तो मेरा इक्वेशन 1 का LHS में क्या दिया है, यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 से एंगल OPB, एंगल OPB बराबर एंगल OQC, एंगल OQC। देखिए OPB मतलब आपका E वाला एंगल टू, ठीक है, OQC मतलब E वाला एंगल टू। अब E वाला एंगल टू और E वाला एक एंगल टू एकांतर कोण होगा कि नहीं होगा, होगा। लिख दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण। उतना लंबा लैंग्वेज नहीं लिखिएगा कि जो एकांतर कोण है, ठीक है, उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, एकांतर कोण। और जब एकांतर होगा तो समांतर होगा, जब मेरा एकांतर कोण बराबर है तो अतः क्या लिखेंगे सर, A से B समांतर C से D, C से D, ये मेरा हो गया प्रूफ। ठीक है, बाय रोहित सर। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बंद कर। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, और ये जो मेरा लेसन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेसन 10 5 क्वेश्चन बोला है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा। सर संकेंद्रीय वृत्त किसको बोलेंगे, ध्यान दीजिए समझिए। मान लीजिए कि ये आपका केंद्र है और इस केंद्र से मान लीजिए हम एक वृत्त खींचे, और मान लीजिए कि इसी केंद्र से हम और वृत्त खींचेंगे, मतलब एक ही को केंद्र से अलग अलग वृत्त खींचे। अगर एक ही केंद्र से दो अलग अलग वृत्त खींचेंगे ना सर, तो उन दोनों वृत्तों को हम संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो बोला है सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में, मतलब मेरा क्या है ना, दो गो वृत्त है जिसका केंद्र एक ही को है, समान है, इसलिए इसको संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। एक केंद्र आपका ये है, मान लीजिए कि सर इससे आपका एक वृत्त खींचे, ठीक है, और मान लीजिए कि सर उसी केंद्र को मान के हम एक और वृत्त खींचे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो दोनों मेरा क्या हो गया, संकेंद्रीय वृत्त। तो सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब छूटती है, स्पर्श करती है मतलब छूती है। तो ये मान लीजिए कि मेरा एक वृत्त है, ये मान लीजिए मेरा एक और वृत्त है, तो बड़े वृत्त की जीवा मान लीजिए हम इस प्रकार देंगे, तो ये मेरे बड़े वृत्त के लिए जीवा हो गया, और छोटे वृत्त को स्पर्श भी किया कि नहीं किया। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो जो बड़े वृत्त को एक ऐसा जीवा देंगे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगा। ध्यान दीजिए, एक बड़े वृत्त की जो जीवा है, मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो बड़े वृत्त की जो जीवा है, ये जो रेड लाइन खींचे हम, ये ब्लू वाला जो बड़ा वृत्त है उसके लिए तिरछा होगा, लेकिन जो आपका छोटा वृत्त है उसके लिए अस्पर्श रेखा होगा। ठीक है, तो वह बोला है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा हो गया और छोटे वृत्त के लिए अस्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, मतलब समान समान दो बराबर भागों में बांटती है। समद्विभाजित तो समान दो बराबर भागों में बांटना, समान दो बराबर भागों में बांटना। मान लीजिए कि सर इसका नाम A है, इसका नाम B है, और मान लीजिए कि इसका नाम P है। ठीक है, तो सर समद्विभाजित तभी होगा जब मेरा A से P और B से P बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्त में दो वृत्त खींचे, फिर बोला है कि बड़े वृत्त की जीवा खींच लिए, छोटे वृत्त को स्पर्श करते तो टच में करा दिए,
स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होता है, तो आपका यह स्पर्श बिंदु है। समद्विभाजित मतलब समान दो बराबर भागों में बांटना, तो समान दो बराबर भागों में तभी बटेगा जब ए से पी और बी से पी मेरा बराबर होगा। तो हमको प्रूव करने बोला है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, मतलब ए से पी और बी से पी का दूरी बराबर प्रूव करने बोला है। समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया में क्या लिखिएगा आप थोड़ा सोचिए तो, क्या लिखिएगा ना? ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, दोनों केंद्र का नाम क्या है आपका? ओ, सॉरी, दोनों वृत्त का जो केंद्र है जिसका क्या दिया है? ओ, तो ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त, ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा में बड़े वृत्त की जीवा। अच्छा, बड़े वृत्त की जीवा का नाम क्या है? ध्यान दीजिए इधर, ए से बी। बड़े वृत्त की जीवा का नाम क्या है मेरा? ए से बी। तो ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। क्या कीजिएगा ना? ए बी छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, हम क्या लेंगे सर? ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो ए बी है वो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करने के लिए क्या दिया गया है? सिद्धि करना है, सिद्धि करना है। हमको क्या सिद्ध करना है ना? स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, मतलब जो आपका ए से बी है, ध्यान दीजिए सर, बड़े वृत्त के स्पर्श है क्या? तो बड़े वृत्त की जीवा मतलब ए से बी स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, मतलब स्पर्श बिंदु मेरा कौन है? P। मतलब सिद्ध करना है सर, ए से P बिंदु P पर समद्विभाजित करती है, वही सिद्ध करना है ना। लैंग्वेज को रटना नहीं है, समझना है। सिद्ध क्या करना है ना सर? ए से B बिंदु P पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। समझ में आया? अगर समद्विभाजित करेगा मतलब मेरा सर ए से P और B से P बराबर होगा क्या? तो सर मेरा ए से P बराबर मेरा B से P होगा, तभी नहीं समद्विभाजित होगा। तो दिया है, सिद्ध करना है। इसके बाद क्या करेंगे? थोड़ा सा सिर्फ रचना करेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे? रचना। रचना क्या करना है ना? जो बिंदु O है, जो बिंदु मेरा O है उसको क्या करेंगे ना? यहाँ मिला देंगे हम किससे? बिंदु B से मिला देंगे, बिंदु A से मिला देंगे, बिंदु P से, B से भी मिलाएंगे, A से भी मिलाएंगे, P से भी मिलाएंगे। तो क्या लिखेंगे ना? O को बिंदु B, A, P से मिलाया। क्या लिखेंगे? जो मेरा बिंदु O है उसको B से मिलाएं, उसको A से मिलाएं, उसको P से मिलाएं। ध्यान दीजिएगा, बिंदु O को बिंदु B, A और P से मिलाया। यहाँ कॉमा देने के लिए नहीं भूलिएगा, नहीं तो हो जाएगा सब O को बिंदु B, A, P बाप से मिलाया। ठीक है, तो यहाँ माइंड आप करने से आपका काम नहीं देगा बाबू। ठीक है, यहाँ टीचर ही आपको बचाएगा। ठीक है, तो O को बाप से मिलाया नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो फिर आपकी मम्मी गुस्सा जाएगी। ध्यान दीजिए। तो जब हम बिंदु O को B से मिलाया, O से मिलाया और सर B से, A से और P से, तो अब क्या करेंगे हम ना? जो त्रिभुज मेरा सर B O
पी है और मेरा ए ओ पी है, दोनों में ले लेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक ये वाला त्रिभुज, एक आपका ये वाला त्रिभुज। ध्यान दीजिए क्या करेंगे ना, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी। मतलब ये जो आपका त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज में आपको काम करना है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको थोड़ा देर पहले हम बार बार बता रहे हैं कि स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्याएं होती है वो लंब होती है, 90 डिग्री होती है। ये आपका ए से जो बी है वो भले ही बड़ा वृत्त के लिए मेरा जीवा है, लेकिन छोटा वृत्त के लिए मेरा स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त के लिए मेरा क्या, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा मेरा, यहाँ पर भी कितना बनेगा मेरा, 90 डिग्री बनेगा। तो हम क्या करेंगे ना सर, ओ से जो पी है बराबर होगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। हमको किसी भी वृत्त में कुछ भी प्रूव करने बोले या तो त्रिभुज में प्रूव करने बोले, हम कुछ भी करने से पहले हम सर्वांगसम दिखाएंगे और बाकी जो प्रूव करने बोलेगा बाइसेप्सिटी करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो ओ से लेके मेरा ए और ओ से बी बराबर होगा, ओ से ए बराबर ओ से बी। देखिए ओ से ए जो ये वाला है और ओ से बी जो आपका ये वाला है बराबर होगा कि नहीं होगा। बड़े वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या बराबर होती है, ओ से ए ओ से बी मेरा बराबर होगा, क्यों ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे लिखिएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। उसी प्रकार हम लिखेंगे सर, देखिए ये वाला कितना डिग्री दिया है, 90, ये वाला कितना दिया है, 90। मतलब सर मेरा सर ओ से पी ए, एंगल ओ पी ए बराबर मेरा जो सर ओ पी बी, एंगल ओ पी बी क्या जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि मेरा सर ओ से पी लंब है किस पर, ए से बी पर, ए से बी पर। समझ में आया, ओ से पी मेरा लंब है किस पर, ए से बी पर। इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए जो ओ से पी है, ये वाला जो बीच वाला जो खंबा है ये आपका इस त्रिभुज में भी है, ओ से पी मेरा उस त्रिभुज में भी है। मतलब सर ओ से पी बराबर हो जाएगा मेरा ओ से पी हो जाएगा कॉमन। समझ में आया सबको, क्या हो जाएगा, कॉमन। जब मेरा किसी त्रिभुज का तीन चीज किसी दूसरे त्रिभुज के तीन चीज से बराबर है तो हम बोल सकते दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या करेंगे सर, ए, अच्छा त्रिभुज का नाम क्या लिए हैं हम, ओ ए पी त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर जो हम किए हैं इसको आप प्रमाण में कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा। यहाँ आप क्या कीजिएगा, प्रमाण, प्रमाण में आप कीजिएगा क्या ना सर, एन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी। वेरी गुड। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिए। तो जब मेरा हो जाएगा तीन चीज बराबर होगा तो सर त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम मेरा हो जाएगा त्रिभुज ओ बी पी, ओ बी पी। ठीक, किस नियम से होगा बताओ तो, आरएचएस। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री, हम बोले तो जहां देखे 90 डिग्री आपको क्या लगाना है, आरएचएस। ठीक है, क्या कीजिएगा ना सर, आरएचएस सर्वांगसमता से, सर्वांगसमता से। ठीक है, जब मेरा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम लिखेंगे सर ए से पी बराबर बी से पी, सर ए पी बराबर बी पी, किससे ना, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। हो गया। इसके बाद हम क्या लिख देंगे ना, अतः जो यहाँ पर लिखे हैं इसको हुबहू कॉपी कर लेंगे, अतः ए बी बिंदु पी पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, अतः बिंदु अतः ए बी बिंदु पी पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित
करती है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में हमारा क्या बना, लेसन 10 था वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका। ठीक है, आपको पूरा लेसन 10 पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और आपको सिर्फ अभी एग्जाम के लिए ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो ये लेसन आपका पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चेक कर लेना कि ये आ रहा कि नहीं आ रहा है। 1 मिनट।